Hello everyone, very good morning. Myself Ankit Raj Agrawal, second professor student of रामा आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज कानपुर। जैसा कि आप लोग जानते हैं हम लोग द्रव्य विज्ञानीय यानी कि पदार्थ विज्ञान के थर्ड चैप्टर द्रव्य विज्ञानियों को कंटिन्यू कर रहे हैं। हमारा ऑलरेडी लेक्चर 1 चैप्टर 1 और चैप्टर 2 कंप्लीट हो चुका है और भी लेक्चर कंप्लीट है हमारे। आप हमारे यूट्यूब चैनल यानी कि डॉक्टर अग्रवाल @ डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर पे आप जाके देख सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो आज पिछले लेक्चर में हम लोगों ने द्रव्य विज्ञानी का फर्स्ट लेक्चर लिया था, जिसमें हम लोगों ने द्रव्य का परिचय, द्रव्य की व्युत्पत्ति, द्रव्य की निरुक्त लक्षण, द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य की संख्या, पंचमहाभूत हद तक हम लोग देख लिया था और उसके बाद सृष्टि उत्पत्ति क्रम भी हम लोगों ने देखा था। ठीक है, तो आज वहां से हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। तब तक हम आपको एक क्विक रिवीजन करवा देते हैं जल्दी से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लेट्स सब्सक्राइब डॉक्टर अग्रवाल हेल्थ केयर। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, एक अच्छा सा कमेंट उसमें मेंशन कीजिए। हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, द्रव्य का परिचय हम लोगों ने देखा था कि द्रव्य जो है क्या है। ठीक है, फिर दुगतौ धातु में यत प्रत्यय लगकर द्रव्य शब्द बना है। ठीक है, द्रव्य के ये निरुक्ति याद कर लीजिएगा कि द्रवति गस्ति प्रमाण मिति इति द्रव्यम। ठीक है, उसके बाद द्रव्य के लक्षण आप लोग याद कर लीजिएगा कि क्रिया गुणवत्त समवाय करना मिति। एक मिनट मैं मिटा देता हूँ सब, कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। देखिए, मैं चाहता हूँ कि अच्छा से अच्छा कंटेंट मिले, आप लोग जो है वो अच्छे से पढ़ पाएँ। ठीक है, तो द्रव्य के लक्षण में आप लोग जो है ये श्लोक बहुत इंपॉर्टेंट, ये श्लोक तो इंपॉर्टेंट है ही, ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये चरक वाला श्लोक है। तो आप लोग ये चरक वाला श्लोक याद रखिएगा। ठीक है, यत्राचिता कर्मगुणा कर्णम समवायत तद्द्रव्यम। क्या है? यत्राचिता कर्मगुणा कर्णम समवायत तद्द्रव्यम। और इसका आप लोग रेफरेंस जरूर याद रखिएगा। ये चरक सूत्र स्थान 1/51, मतलब चरक की जब चैप्टर निकालेंगे आप, चैप्टर 1 के 51 नंबर श्लोक में ये दिया हुआ है। इसका मतलब ये होता है कि चरक के चैप्टर 1 के चरक सूत्र स्थान के चैप्टर 1 के 51 नंबर श्लोक में ये श्लोक वहां दिया हुआ है। आप चरक में जाकर देख सकते हैं। ठीक, अलग अलग आचार्यों ने अलग अलग श्लोक दिए हैं। जैसे कि उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे कि भाव प्रकाश ने कहा रसादिनाम पंचानाम भूतम यद अक्षय भूतम तद्द्रव्यम, ये भाव प्रकाश ने दिया है। फिर द्रव्य का वर्गीकरण हम लोग देखे थे कि दो प्रकार के द्रव्य होते हैं, कारण द्रव्य होते हैं और कार्य द्रव्य होते हैं। ठीक है, फिर उसमें हम लोग चेतन और अचेतन देखे थे। सबसे पहले हम लोग यहाँ वर्गीकरण देख लेते हैं। ये देखिए, द्रव्य का हम लोग फास्ट रिवीजन कर लेते हैं क्योंकि टाइम थोड़ा कम है। द्रव्य जो है वो दो होते हैं, कारण द्रव्य होते हैं और कार्य द्रव्य होते हैं। कारण द्रव्य के होते हैं 9 होते हैं। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा आत्मा मन। आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा आत्मा मन। बोलिए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा आत्मा मन। ऐसे याद रखो यार, नींद में रात को 12 बजे को उठाते ना, बोलो कारण द्रव्य क्या है, तो आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी काल दिशा आत्मा मन। ठीक, कार्य द्रव्य जो होते हैं वो पृथ्वी अग्नि जल वायु ये सब होते हैं। इसमें चेतना द्रव्य, अचेतना द्रव्य, चेतना जिसमें चेतना हो, कॉन्शियस हो, अचेतना जिसमें कॉन्शियस नहीं हो। ठीक है, चेतना द्रव्य में दो, अंतश्चेतन और बाह्यचेतन। अंतश्चेतन यानी कि प्लांट किंगडम और बाह्यचेतन यानी कि एनिमल किंगडम। ओके, ठीक है। फिर अचेतन में खनिज होते हैं और लवण होते हैं, कृत्रिम होते हैं। खनिज में धातु होते हैं, अधातु होते हैं। ओके, ये आप लोग इंपॉर्टेंट है कि वनस्पति का एग्जाम्पल क्या है, वट और गुलर है। वानस्पत्य का आम और अमृत है। औसत का गेहूं और जौ है। विरुद्ध का गुड़ूची है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, एमसीक्यू में आते हैं। जरायुज में मतलब जो प्लासेंटा से डिपेंड करता है, जरायुज मतलब प्लासेंटा। अंडज मतलब जो एक जैसे पक्षी और सर्प होते हैं। स्वेदज यानी कि कृमि इंसेक्ट्स होते हैं। और उद्भिज यानी कि इंद्रगोप मतलब जो जमीन से निकलता है। ठीक है, नेक्स्ट, यहाँ तक हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, हम लोगों ने देखा था कि ये आप सेकंड प्रूफ का है, ऐसे आप लोग पढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था, पंच महाभूत देखा था। ओके, पंच महाभूत क्या था कि उसकी क्या होते हैं पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी जो है पंच महाभूत से बना है। भू और महाभूत दोनों पर्याय शब्द हैं। ठीक है, इसमें हम लोगों ने एक आगे देखा था, सृष्टि उत्पत्ति क्रम देखा था। ठीक है, सृष्टि उत्पत्ति तैत्रीय उपनिषद के अनुसार, किसके अनुसार है ये, तैत्रीय उपनिषद। दो सृष्टि उत्पत्ति क्रम हमने बताया है, एक ये वाला एक ये वाला। तो ये जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम है ये तैत्रीय उपनिषद के अनुसार है। ठीक है, और ये जो सृष्टि उत्पत्ति क्रम है ये किसके अनुसार है, सांख्य दर्शन के अनुसार है। ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है। ओके, तो तैत्रीय उपनिषद में ब्रह्मा सबसे पहले है, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, उसके बाद औषध अन्न और पुरुष। ब्रह्मा जी सबसे पहले आए, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, और उसके बाद औषध मतलब दवाई आया, अन्न मतलब आहार आया, पुरुष आए। सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम जो है, मैं फिर से एक बार रिवीजन करा देता हूँ क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। ठीक है,
देखिए मैं फिर से रिवीजन करा देता हूँ आप लोग के लिए। सांख्य दर्शन ने जो है सृष्टि उत्पत्ति क्रम में प्रकृति और पुरुष सबसे पहले आए हैं, उसके बाद महत बना, महत से अहंकार बना, अहंकार से सात्विक अहंकार, रासिक अहंकार और तामसिक अहंकार बना। सात्विक और रासिक मिलकर के जो है वो पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां और मन बनाए। तामस से जो है वो ये 5 तन मात्राएं बनाए। शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध। शब्द मतलब आकाश महाभूत, स्पर्श मतलब वायु महाभूत, रूप मतलब अग्नि महाभूत, रस मतलब जल महाभूत और गंध मतलब पृथ्वी महाभूत। आज हम लोग पढ़ेंगे योग दर्शन के अनुसार। क्या पढ़ेंगे हम लोग? देखिए ये इम्पोर्टेंट नहीं है, मैं पढ़ा देता हूँ, चलिए हटाइए, एक बार पढ़ देते हैं। योग दर्शन ने सांख्य दर्शन के अनुसार सृष्टि उत्पत्ति क्रम का वर्णन किया है, परंतु इसमें अंतर मात्र ये है कि सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को माना है, योग दर्शन ने 26 तत्वों को माना है। यहाँ से सिर्फ एक MCQ आएगा बस, कि योग दर्शन ने किसने तत्वों को माना है, तो 26 को माना है, सांख्य दर्शन ने 25 तत्वों को माना है। ये MCQ है, ठीक है। 26 में एक एक्स्ट्रा क्या है, 26 वाले में 26 जो हुआ है उसमें एक्स्ट्रा क्या है, ईश्वर। योग दर्शन ने ईश्वर को एक एक्स्ट्रा मान लिया तो 26 हो गया है, ये 25 रह गया सांख्य दर्शन वाले, ठीक है। MCQ। फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं, ये इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट नहीं है। ये पढ़ लीजिए कि जो है पुरुष, यहाँ पे देखिए सबसे पहले अव्यक्त बना, बुद्धि, अहंकार, सूक्ष्म और, छोड़ो हटाओ, ये भी इम्पोर्टेंट नहीं है, कोई बात नहीं। आप लोग को हम ये पढ़ा चुके हैं, अभी तुरंत पढ़ाए हम आप लोग को। ये पढ़िए, पंच महाभूत के लक्षण एवं गुण। पंच महाभूत मतलब आकाश, आकाश सबसे पहले आता है, तो आकाश, वायु, अग्नि, पंच महाभूत अगर आप लोग को आ गया कि पंच महाभूत के लक्षण एवं गुण लिखिए, तो आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी पांचों लिखना पड़ेगा आप लोग को, ठीक है। ज्यादा खा लिया था आज। आकाश महाभूत, आकाश की उत्पत्ति, आकाश के पर्याय, ये याद रखिएगा, पर्याय व्योम गगन, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आकाश के पर्याय, आकाश की उत्पत्ति, विविध मतानुसार आकाश की उत्पत्ति हुई। जैसे ग्रंथ के अनुसार आकाश की उत्पत्ति सबसे पहले ब्रह्मा हुआ, प्रकाश के नित्य होने पर इसकी उत्पत्ति नहीं मानी गई। फिर शब्द तन्मात्रा से हुआ, शब्द मतलब अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया है तरीके से कि आकाश की उत्पत्ति कैसे हुई है। जैसे कि तैत्रीय उपनिषद ने बताया कि ब्रह्मा जी ने किया आकाश की उत्पत्ति। न्याय और वैशेषिक दर्शन कहते हैं कि आकाश नित्य है, इसकी उत्पत्ति नहीं मानी जा सकती है। सांख्य और योग दर्शन कहते हैं कि शब्द तन्मात्रा से हुआ है, और आयुर्वेद क्या कहता है, शब्द तन्मात्रा से हुआ है। तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आकाश मतलब खाली जगह, आकाश मतलब क्या होता है, खाली जगह, जो समवाय संबंध से रहता हो उसे आकाश कहते हैं, शब्दोबत्ती जाति से, ठीक है। तत्संग्रह के अनुसार आकाश में शब्द गुण रहता है, वह एक विभु है और नित्य है, मतलब जो खत्म कभी नहीं होने वाला है। शब्द गुण से आकाश का समवाय संबंध है, ओके। उसके बाद हम लोग बात करते हैं आकाश के गुण की। तो आकाश के कितने गुण माने गए हैं, 6 गुण माने गए हैं। MCQ जो जो इंपॉर्टेंट है मैं वो बता दे रहा हूँ। आकाश के 6 गुण है, 6 गुण है, शब्द, संख्या, परिणाम, पृथक, संयोग और विभाग, ठीक। आकाश, 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 आकाश के बाद आता है वायु। वायु, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, तो हम लोग वायु पे आ गए। वायु मतलब क्या होता है, मतलब हवा, जिसका अर्थ होता है गति करना, गतिमान होता है। वायु का पर्याय, पर्याय सबका याद रखिएगा, MCQ में सब MCQ पूछा जाता है, ठीक है। वायु वात होता है, मरुत होता है, अनिल होता है, पवन होता है, समीर होता है, प्रभंज होता है, ठीक है। उसके बाद देखिए अब इसमें बताया कि तैत्तीय उपनिषद ने कहा है कि वायु की उत्पत्ति आकाश से हुई है। न्याय दर्शन ने कहा है कि परवायु परमान से हुआ है। सांख्य योग ने कहा है कि स्पर्श से हुआ है, और आयुर्वेद कहता है कि स्पर्श से हुआ है, ठीक है। वायु का लक्षण क्या है, मतलब जो रूप रहित हो। वायु दिखता है, हम लोग को नहीं दिखता, परंतु स्पर्शवान हो, स्पर्श कर सकता है। गर्मी, जब मुझे गर्मी लग रही होती है, ठंडी हवा चलती है तो कितना अच्छा लगता है ना। तो स्पर्शवान हो, ठीक है। रूप रहित है, मतलब दिख नहीं सकते आप, स्पर्शवान है, ठीक है। आप ये सब पढ़ लीजिएगा। फिर तैत्तीय उपनिषद के अनुसार कहा है कि वायु से आकाश शब्द उत्पन्न हुआ है, ठीक है। वायु के गुण क्या हैं, तो वायु के गुण जो है 9 माने गए हैं। गुण सबका याद रखिएगा। आकाश के गुण कितने थे, 6 गुण थे। वायु के 9 गुण है, स्पर्श, संख्या, परिणाम, पृथक, विभाग, अपतत, संयोग, पद्धत और संस्कार, ठीक है। आकाश के कितने गुण हैं, 6 गुण है। वायु के कितने गुण हैं, 9 गुण है,
आकाश, वायु। अब हम लोग बात करते हैं आकाश, वायु, अग्नि। अग्नि पे हम लोग बात करते हैं। देखिए अग्नि, अग्नि मतलब तेजस, जिसमें जिसमें संताप हो, समवाय समन से रहने वाला हो, उसको तेज कहते हैं। तेजस्व जाति के समवाय समन से रहने वाला हो। तेज के पर्याय, पर्याय और उसके गुण कितने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एमसीक्यू यही आता है और कुछ पूछा नहीं जाता है। ऐसा नहीं पूछेगा पंचमहाभूत बताइए, आएगा ही नहीं सवाल। आपसे पूछेगा वायु के कितने गुण हैं, आकाश के कितने गुण हैं, तेज के कितने गुण हैं, इसके पर्याय क्या हैं, ऐसा पूछेगा। ठीक है, तो तेज के देखिए गुण, तेज के गुण कितने हैं, 11 हैं। वायु के कितने गुण, आकाश के कितने गुण थे, 6। वायु, आकाश के 6 गुण। वायु के कितने थे, 9। आकाश, वायु, अग्नि, अग्नि के कितने गुण है, 11। बढ़ते जा रहा है, 6 9 11। ठीक है, तो इसके 11 गुण है। और इसके पर्याय याद रखिएगा। पर्याय नहीं दिया है क्या, दिया होगा यार, हाँ ये तो है। तेज के पर्याय अग्नि, अनल, वाही, औदर्य। ठीक है, तो ये याद रखना। इधर कोई इंपॉर्टेंट वैसा नहीं है। ठीक है, मैं जो इंपॉर्टेंट, आकाश, वायु, अग्नि। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, जल पे। जल महाभूत। जल तो सब आप लोग जानते हैं। जल का पर्याय तो आप लोग जानते ही होंगे। आप होता है, वारी होता है, नीर होता है। इसलिए भारत सरकार कर चलाती है रेल नीर। सुने हैं, पानी सबको ही सुना होगा, रेल नीर। NI, पता नहीं क्या होता है, एन नीर हिंदी में होता है ऐसे, रेल नीर। ठीक है, तो वही नीर है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कैसे हुई है, फिर इसके गुण कितने, 14। बढ़ते जा रहे हैं। देखिए मैं आपको रिवीजन करवा दे रहा हूँ। आकाश, वायु, अग्नि, जल 4 पढ़ चुके हैं। 6 वायु के 9, आकाश, आकाश वायु अग्नि, ये अग्नि है, अग्नि की 11। और आकाश वायु अग्नि जल, ये जल है, जल के कितना, 14। ठीक है, जल के 14 गुण है। ठीक है, तो बढ़ते जा रहा है, याद रखिएगा। ये MCQ पूछा जाता है। तर्क संग्रह ने 18 मान लिए हैं। ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, और लास्ट में आ जाता है पृथ्वी। पृथ्वी महाभूत। पृथ्वी मतलब कि जो द्रव्य गंधत्व को हो, पृथ्वी से क्या आती है, गंध आती है। पृथ्वी के पर्याय क्या है, भूमि है, वसुधरा है, पृथ्वी है। ठीक है, और इसके गुण कितने हैं, इसके भी गुण 14 हैं। MCQ में 100% आपसे पूछा जाएगा कि आकाश के गुण कितने हैं। वो आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। तो आकाश के कितने गुण है, 6, वायु के 9, 11, 14 और 14। आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। सीक्वेंस याद कर लो, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। 6 9 11 14 14। बात खत्म। ठीक है, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी। इससे पंच महाभूत से ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा आपको। अगर पंच महाभूत से सवाल आता है तो वो पर्याय आएगा, दूसरा उसका गुण आएगा, बस। इसके अलावा तीसरा कोई गुण नहीं आएगा सवाल। ठीक है, अब गलती से पंच महाभूत आ गया तो 5 चीज़ों के बारे में एक्सप्लेन कर देना। आकाश क्या होता है, वायु क्या होता है, अग्नि क्या होता है, जल क्या होता है, पृथ्वी। यही तो मेन चीज़ है यार आयुर्वेद का। अब आप लोगों को पंच महाभूत ना पता हो, त्रिदोष मान लीजिए, त्रिदोष आ गया, वात पित्त कफ, पूरा आयुर्वेद ही इस पे टिका हुआ है, वात पित्त कफ पे। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आप लोग को खुद से भी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, कोई इशू हो तो आप बताइएगा। मैं थोड़ा फास्ट कर दिया हूँ पढ़ाने की स्पीड को। मैं देखा कि बहुत बड़ा चैप्टर है, ऐसे बिहान हो जाएगा। चलिए कोई बात नहीं। अब हम लोग बात करते हैं किस पे, काल पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है। काल के पर्याय बताइए क्या है। भगवान बोलते हैं और स्वयंभू बोलते हैं। ये स्वयंभू जो है वो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्वयंभू क्या है, इम्पोर्टेंट है। काल के पर्याय। ठीक है, अतीत मतलब पुरा, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल, 3 प्रकार के काल बताए गए हैं। ठीक है, आकाश भी एक विभू है और नित्य है, परंतु अति व्यवहार हेतु हेतु नहीं है, अतः वह काल से भिन्न है। आकाश जो है वो काल से अलग है। काल के कितने गुण हैं, 5 गुण हैं। ये इंपॉर्टेंट है, MCQ में आएगा ही आएगा। आकाश, इसके पर्याय MCQ में आएगा ही आएगा। मैं रेड पेन ले लेता हूँ, या रेड पेन ले लिया। इसके काल के 5 गुण होते हैं, आता ही आता है। ठीक है, उसके बाद काल के भेद कितने हैं। ठीक है, तो काल के 3 भेद हैं। कौन कौन से, काल के 2 भेद हैं, नित्यक और अवस्थिक। नित्यक मतलब जो रेगुलर हो, अवस्थिक जो कभी कभी हो। क्या है, नित्यक और अवस्थिक।
इसी में काल के अंदर ऋतु बता दिया गया है कि ऋतु कितने होते हैं। आप लोगों को भी बताया ऋतु 6 होते हैं, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। और 12 मास होते हैं, चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, माघ, पौष, मार्गशीर्ष, पौष, माघ, फागुन। हाथ में सुने होंगे, घर मम्मी लोग बोलती होंगे इसी। चैत, वैशाख, जनवरी फरवरी उन लोग नहीं आता, कहती हैं चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, सावन, भादो, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष। कहते हैं कार्तिक में जन्म हुआ है, ऐसा। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ये आपको सेकंड प्रूफ में काम देगा और हमेशा काम देगा कि 15 मात्रा इक्वल टू एक काष्ठा होता है। ये एमसीक्यू आ जाता है यहाँ से, याद रखना। 30 काष्ठा इक्वल टू एक कला होता है। 30 मुहूर्त मतलब एक अहोरात्रि होता है। अहोरात्रि मतलब 12 घंटा। 15 अहोरात्रि मतलब एक पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष। 2 पक्ष बराबर एक मास होता है। ठीक है, ऐसा। तो ये याद रखना, 5 वर्ष में एक युग होता है। 3 ऋतु बराबर एक अयन होता है। 2 मास में एक ऋतु होता है, इसलिए तो 6 ऋतु बताया गया है। तभी तो महीना 12 है। 12 12 महीना होता है, 12 महीने के। तो 12 महीने होता है, 6 ऋतु होता है। कौन कौन से? शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। और यही सीक्वेंस तुम लोग को याद होनी चाहिए ऋतु का, आगे पीछे नहीं कि हाँ वसंत ऋतु शिशिर, नहीं। ये सीक्वेंस याद रखो, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। तो हमेशा ट्रिक बनाने में आसानी होगा और याद भी रहेगा सीक्वेंस में कहीं भी। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे ये बहुत इंपॉर्टेंट है जो चार्ट दिया हुआ है कि वात, पित्त, कफ दोष जो है कब संचय होता है, कब प्रकोप होता है, कब प्रशमन होता है। ये सब आपको अष्टांग हृदय में भी पढ़ने को मिलेगा, चरक में भी पढ़ने को मिलेगा, हर जगह मिलेगा, क्रिया सारणी में भी मिलेगा। ऐसी चीजें हैं ना, सब आपको हर जगह मिलेगा, चार 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 सब्जेक्ट में मिलेगा। ठीक है, तो वात का संचय कब होता है? ग्रीष्म ऋतु में होता है। संचय मतलब इकट्ठा हुआ। वात का प्रकोप क्या होता है? वर्षा ऋतु में। और प्रशमन मतलब कमता क्या है? शरद ऋतु में। ठीक है, संचय मतलब इकट्ठा हो रहा, प्रकोप मतलब बढ़ा, और प्रशमन मतलब कम गया। पित्त, पित्त का संचय वर्षा ऋतु में होता है, प्रकोप जो होता है शरद ऋतु में होता है, प्रशमन जो होता है हेमंत ऋतु में होता है। कफ, कफ का संचय जो होता है शिशिर ऋतु में होता है, प्रकोप जो होता है वसंत ऋतु में होता है, प्रशमन जो होता है ग्रीष्म ऋतु में होता है। ये याद रखना। इसका मैं एक ट्रिक बताऊंगा, अभी नहीं। जब आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और चैनल को आप लाइक करेंगे, और जब आप कमेंट सेक्शन में पूछेंगे कि बॉस वो ट्रिक तो बताइए मुझे, तो भी मैं बताऊंगा, ऐसे नहीं बताऊंगा। दोष की बात करें, देखिए बाल्यावस्था में कफ ज़्यादा होता है। तरुण अवस्था यानी कि हमारे जैसे यंग, उसमें पित्त ज़्यादा बड़ा होता है, तभी तो लोग लड़ाई कर लेते हैं। अब वृद्धावस्था में वात ज़्यादा बड़ा होता है, तभी तो जो ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं उनके पैर हाथ थोड़े से ज़्यादा पेन करते हैं, तो वात बढ़ गया होता है। ठीक है, ये भी चीज़ें, कुछ कुछ चीज़ें दी हुई है, जैसे कि आप पढ़ना, अभी बहुत टाइम मिलेगा। अभक्त मतलब खाली पेट बोलते हैं। अब ये नहीं बोलना होता है, आयुर्वेद में जब दवा दवा लिखना होता है, ये नहीं लिखा जाता कि खाली पेट, लिखा जाता है अभक्त। अब तुमको पता रहेगा तब ना कि अभक्त मतलब खाली पेट होता है, तुमको खाना खाने के बाद खाली है तो काम ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये भी इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं किसकी? दिशा। दिशा, वो हमारे क्लास वाली दिशा नहीं, दिशा मतलब 10 दिशा, डायरेक्शन। ठीक है, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, जस्ट जो कबाट। दिशा मतलब कि दिशा के पर्याय क्या है? जैसे दिक् है, कुकुम्भ है, काष्ठा है, आशा है, हरित है, इसके पर्याय हैं और ये इम्पोर्टेंट है। ओके, ये इम्पोर्टेंट है, दिशा का पर्याय। पर्याय तो इम्पोर्टेंट ही है भैया, रट लेना, कहीं चपका लेना लिख करके, बिल्कुल। ठीक है, दिशा के गुण, पर्याय, गुण इंपॉर्टेंट है। देखिए यहाँ पे गुण है, दिशा के 5 गुण है। संख्या, पृथक, विभाग, परिणाम और संयोग, दिशा के 5 गुण है। दिशा कितने होते हैं? 10 होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है, मैं बता रहा हूँ। देखिए दिशा कितने होते हैं? 10 होते हैं। कौन कौन? आप श्लोक याद कर सकें तो बहुत अच्छी बात है, आप याद कर लो, हमसे तो नहीं याद हो पाता है। ठीक है, लेकिन आप ये हिंदी याद रखो, जरूर कर सकते हो कि प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची, ईशान कोण, वायव कोण, नृत्य कोण, आग्नेय कोण, ऊर्ध्व और अध, ऊर्ध्व मतलब ऊपर, अध मतलब नीचे। ठीक है, प्राची मतलब पूर्व दिशा, प्रतीची मतलब पश्चिम दिशा, अवाची मतलब दक्षिण दिशा, उदीची मतलब उत्तर दिशा, ईशान कोण मतलब पूर्व दिशा, वायव कोण मतलब उत्तर पश्चिम, और नैत्य मतलब पश्चिम दक्षिण, और आग्नेय मतलब दक्षिण पूरब, और ऊर्ध्व मतलब आकाश, और अर्ध मतलब पाताल। ठीक है, तो प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची,
प्राची, प्रतीची, अवाची, उतीची, ईशान कोण, वायव कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय कोण, उत और अत। ठीक है, प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची, ईशान कोण, वायव कोण, नैऋत्य कोण, आग्नेय, उद और अध, उत और अत। ठीक है, तो ये जो है वो 10 दिशा है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में आता ही आता है। इसमें जो है वो देखिए, जैसे कि प्राची यानी कि जिस स्थान में सूर्य को सर्वप्रथम संयोग हुआ, अभी भी होता है, जैसे कि सूरज भगवान सुबह सुबह पूर्व दिशा में उठते हैं, भगवान में भी होगा, पूर्व दिशा कहते हैं, पर्याय पूर्व दिशा माहेंद्री बोलते हैं। ठीक है, पूर्व दिशा में माहेंद्र होता है यानी कि सूर्य भगवान उगते हैं। पश्चिम दिशा मतलब प्रतीची, मतलब जिस दिशा में सूर्यास्त होता है उसे प्रतीची कहते हैं। पश्चिम दिशा वारुणी दिशा, देवता का स्थान है, पश्चिम दिशा में वरुण देवता रहते हैं। अभी एक आएगा ग्राफ, उसको भी याद कर लेना आप लोग। उदीची यानी कि नॉर्थ, जिस दिशा में सूर्य ऊपर की ओर बढ़ता है, सूर्य की ओर से दिखाई देने पर बाई पर दाईं ओर उत्तर दिशा दिखाई देता है, जैसे कि उत्तर दिशा और कौवरी दिशा कहते हैं। साउथ मतलब अवाची, जिस दिशा में सूर्य नीचे की ओर आता है, सूर्य की ओर से देखते हुए दाएं और देखा तो दिशा दक्षिण दिशा होता है। जब इसका पर्याय की बात करें तो दक्षिण होता है, यामा बोलते हैं। ईशान कोण मतलब नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट जो दिशा उत्तर और पूर्व के मध्य में होता है उसे ईशान कोण कहते हैं। इस एग्जाम्पल है, ये देवताओं ईशान्य दिशा में सूर्य का स्थान है। वायव्य दिशा जिस दिशा में उत्तर और पश्चिम के मध्य होता है उसे वायव्य कहते हैं। ठीक है, वायव्य दिशा में पवन देवता रहते हैं। फिर नैऋत्य कोण, नैऋत्य दिशा जिस दिशा में दक्षिण और पश्चिम मध्य होती है, नैऋत्य दिशा में नैऋत्य कोण होता है। पर्याय नैऋत्य कोण, नैऋत्य। देवता का स्थान क्या है, नैऋत्य दिशा में नृत्य देवता रहते हैं। आग्नेय, आग्नेय दिशा जो दिशा में दक्षिण और पूर्व मध्य होता है, जिसके आग्नेय दिशा में आग्नेय कोण होता है। पर्याय आग्नेय कोण, नैवारी। देवता का स्थान क्या है, आग्नेय दिशा में अग्नि देवता का स्थान है। ऊर्ध्व मतलब जो दिशा ऊपर की ओर होता है उसे ऊर्ध्व दिशा कहते हैं, जैसे ब्राह्मी भी। देवता का स्थान क्या है, तो देवता का स्थान ब्रह्मा देवता रहते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये जो आप लोग चार्ट देख रहे हो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको क्या हम कहते हैं, लिख करके चिपका लेना कहीं वॉल वॉल पे, जहाँ पे बैठते हो, स्टडी टेबल है या फिर जो जैसा भी है वो आप चिपका लेना। देखो कहाँ से स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। प्राची, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। प्राची, प्रतीची, अवा, प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची। गलत, गलत, गलत। उतना मैं कंफ्यूजन में हूँ तो मैं नहीं लिखूंगा, गलत। देखिए, प्राची, प्रतीची, अवाची, उदीची, ईशान कोण, वायव कोण, आग्नेय कोण, नैऋत्य कोण, और एक ऊपर इसके होता है, इसके ऊपर, एक इसके नीचे। समझ रहे हो ना, इसके एक ऊपर जाएगा मतलब सीधा ऊपर आकाश, और इसे पाताल। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है। अब इसमें दिया हुआ भी है कि कौन से भगवान किधर रहते हैं, दिया हुआ होगा आगे, इसमें नहीं दिया हुआ। आगे दूसरे चैप्टर में आप लोग को मिलेगा देखने को। ठीक है, तो ये जो है वो इम्पॉर्टेंट है, और ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये रस शास्त्र सेकंड ईयर में आप लोग को पढ़ने को मिलेगा कि पूर्व दिशा में हम लोग रस लिंग की स्थापना करते हैं, पश्चिम दिशा में छालन कार्य करते हैं, उत्तर दिशा में धातु कर्म करते हैं, दक्षिण दिशा में पाषाण कर्म करते हैं, ईशान कोण में निम्नलिखित कल्पों का निर्माण करते हैं, वायव्य कोण में सुखाने का कार्य करते हैं, नैऋत्य कोण में शास्त्र कर्म करते हैं मतलब सर्जरी करते हैं, आग्नेय में मतलब अग्नि कर्म करते हैं। ठीक है, तो दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार आता है पेपर में, दम इंपॉर्टेंट है। 5 नंबर या 10 नंबर, 5 नंबर में मोस्टली पूछेगा, आता ही आता है। ठीक है, तो दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़िएगा। उसके बाद दिशा के भेद वेद नहीं आता यार। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग किसकी, आत्मा की। तो आई होप सो कि आत्मा जो है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है, मज़ा नहीं आता पढ़ने में। तो दिशा आप लोग पढ़ के आइएगा, दिशा बहुत इंपॉर्टेंट है, आता ही आता है। आत्मा हो सकता है कि नहीं आए, बट दिशा जो है आएगा ही आएगा। ठीक है, तो कोई डाउट होगा तो आप मैसेज कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, अपने जो और भी आपके फ्रेंड्स हैं, कॉलेज फ्रेंड्स हैं, आपके जूनियर हैं, उनको आप शेयर कीजिए। लेट्स सपोर्ट माय यूट्यूब चैनल बाय पुट द सब्सक्राइब बटन एंड नोटिफिकेशन बटन। थैंक यू।